गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज आपको 6th क्लास चल रही है। 6th क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। लेसन सेकंड का आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आपको इस चैप्टर में पहले आखेट खाद्य संग्रह के बारे में, भोजन इत्यादि के बारे में समझा दिया था और लास्ट टॉपिक हमने ये छोड़ा था कि प्रारंभिक मानव इधर से उधर क्यों घूमते थे और उनकी जानकारियाँ कैसे प्राप्त की जा सकती हैं। इसके पश्चात आपका टॉपिक है रहने की जगह का निर्धारण करना। ये देखिए आप, करना जैसा पहले उसमें बताया आपको, पहले टॉपिक में और सेकंड में उसमें बताया गया लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, रहने की जगह का निर्धारण। तो देखिए पहले टॉपिक में हमने देखा कि प्रारंभिक लोग इधर से उधर घूमने जा रहे हैं, कारण बता दिए थे। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ कि भैया वो शिकार करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, भोजन एकत्रित करने के लिए जा रहे हैं, यानी भोजन एकत्रित यानी इकट्ठा कर रहे हैं, देख लिया आपने। तीसरा है बाढ़ आ गई तब वो ऊपरी इलाकों में जा रहे हैं, सर्दी अधिक हो गई तो पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर उतर कर आ रहे हैं, जल की उपलब्धता कम होने पर वो नदी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं और नदियों के किनारे किनारे बस रहे हैं या रह रहे हैं। तो अब उसी प्रकार से थर्ड टॉपिक है कि रहने की जगह का निर्धारण उन लोगों ने किस प्रकार से किया। तो ये चीज़ आपके प्रथम और द्वितीय टॉपिक यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्लियर हो गई थी और उसके अनुसार हम ये बताएंगे कि आखेट खाद्य संग्राहक यानी आखेट खाद्य संग्राहक अपने भोजन या शिकार की तलाश में ऐसे स्थानों पर जाने लगे जहां उन्हें आसानी से भोजन मिल सके। तो आखेट खाद्य संग्राहक यानी प्रारंभिक मानव अपने भोजन या शिकार की तलाश में है, भोजन और शिकार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन ऐसे स्थानों पर जा रहे हैं, कौन से स्थानों पर जाने लगे जहां उन्हें आसानी से यानी सरलता से भोजन मिल सके, यानी ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े, ज़्यादा घूमना ना पड़े, उन क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। और उन क्षेत्रों में जाने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी करना प्रारंभ कर दिया। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आज किसी क्षेत्र में आपको अच्छा भोजन उपलब्ध होता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वो भोजन खत्म हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो आप भी उस क्षेत्र को छोड़ के अगले दूसरे किसी क्षेत्र में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से इन लोगों ने भी ऐसा ही किया। जगह का निर्धारण करने के लिए किन किन चीज़ों को महत्व दिया, सबसे पहले वो देखेंगे। आखेटक का आ गया, भोजन की तलाश कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं और ऐसे स्थानों पे जा रहे हैं जहाँ भोजन उपलब्ध हो रहा है। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि रहने के निर्धारण के लिए उन्होंने किन्हीं कुछ बातों को ध्यान में दिया। किन बातों को ध्यान में रखा? पहली बात हो सकती है जहाँ शिकार आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि जहाँ शिकार आसानी से उपलब्ध हो। तो ऐसे स्थानों पे जाने लग गए जहाँ पे पशु पक्षी इत्यादि अधिक मात्रा में हो और इनको शिकार करने में आसानी हो। तो पहला हो गया। दूसरा, पीने के लिए जल उपलब्ध हो, तो जल की उपलब्धता अधिक हो ऐसे क्षेत्रों में
जाने लगे। ठीक है। तीसरा है आपका, ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया, पाठ के नाम में लिखा हुआ है भोजन उत्पादन यानी खेती करना, उपजाना। तो ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया, ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया जिन्हें उपजाऊ बनाया जा सके और आसानी से अन्न उगाया जा सके। इसके लिए लोगों की जगह यहाँ प्रारंभिक मानव भी अच्छा रहेगा। प्रारंभिक मानव ने नदी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रारंभिक मानव को अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती थी। देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। रहने की जगह का निर्धारण करना। प्रारंभिक मानव के लोगों ने सबसे पहले ऐसी जगहों को चिन्हित किया जहां पर शिकार आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है। दूसरा है जल की उपलब्धता अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में जाने लगे। तीसरा है आपका, ये क्लियर हो गया। देखो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण किया जिन्हें उपजाऊ बनाया जा सके, यानी फसलें उगाई जा सकें और आसानी से अन्न उगाया जा सके। इसके लिए प्रारंभिक मानव ने नदी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रारंभिक मानव को अपनी आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती थीं। कैसे, उन चीज़ों को देखते हैं ऊपर। वीडियो को आप पॉज करके जो भी अच्छा टॉपिक है उसको उतार लिया करें अपनी कॉपी के अंदर। देखिए, नदियों से उन्हें क्या है, आसानी से, नदियों से आसानी से पीने के लिए जल उपलब्ध हुआ और आवागमन के लिए भी नदी मार्ग दूसरे मार्गों से सरल थे। दूसरे नंबर पे है आपका खेपे।
नदियों से जल मिल गया, तो जल मिल रहा है, आवागमन भी अच्छा हो रहा है। सेकंड नंबर पे नदियों से शिकार के लिए जलीय जीव उपलब्ध हुए, जैसे मछली। ठीक है, थर्ड, पहला हो गया, ध्यान समझें, रिपीट कर देता हूँ। नदियों से आसानी से पीने के लिए जल उपलब्ध हुआ और आवागमन के लिए भी नदी मार्ग दूसरे मार्गों से सरल थे और अच्छे थे। सेकंड नंबर पे है नदियों से शिकार के लिए जलीय जीव उपलब्ध हुए, एग्जाम्पल के तौर पर मछली इत्यादि। थर्ड नंबर पे हम लेते हैं कि जब प्रारंभिक मानव को पीने के लिए जल की आवश्यकता है तो पशु पक्षियों को भी पीने के लिए जल की आवश्यकता होगी, तो जल पीने के लिए पशु पक्षी भी नदी किनारे आया करते थे और शिकार आसान हो जाता था। तो देखें, नदियों के किनारों पर जल पीने वाले पशुओं का आसानी से शिकार किया जा सकता था। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया। रहने की जगह का निर्धारण आपको समझा दिया गया है। लास्ट वाले टॉपिक के नदियों को क्यों अधिक महत्व दिया वो भी आपको समझा दिया गया है। नदियों और झीलों वाले क्षेत्र के अंदर ही ऐसा बताया गया है। अब देखिए आप लोग, एक टॉपिक है भीमबेटका का। अब वो भीमबेटका क्या है उसके बारे में बोर्ड पे आपको लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, भीमबेटका अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है। इससे पुरा स्थल पर गुफाएं में कंदराएं मिली हैं, यानी कि यहाँ पर गुफाएं मिली हैं जो कि अति प्राचीन हैं और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे ताकि, हो गया आपके प्राचीन और प्रारंभिक मानव इन गुफाओं में बारिश, सर्दी व धूप से बचने के लिए निवास करता था। ठीक है, इस टॉपिक को आप नोट कीजिएगा, भीमबेटका वाले को। भीमबेटका नामक जो जगह है आपके वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है, और इस जगह पर देखिए यहाँ पे जो आपकी बहुत सारी गुफाएं और कंदराएं मिली हैं, यहाँ पर गुफाएं मिली हैं जो कि अति प्राचीन है, यानी बहुत प्राचीन मानी गई हैं, और प्रारंभिक मानव इन गुफाओं में बारिश, सर्दी, धूप से बचने के लिए निवास करता था और इन क्षेत्रों में रहता था।
इन गुफाओं के अंदर बहुत से शिलालेख मिले हैं और भित्ति चित्र भी प्राप्त हुए हैं। अब भित्ति चित्र क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। शिलालेख के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। तो देखिए मैं लिख देता हूँ गुफाओं में भित्ति चित्र। गुफाओं में भित्ति चित्र समझने के लिए है टॉपिक, समझिए। गुफाओं में भित्ति चित्र के बारे में देखेंगे। जिस प्रकार से हम आज ड्राइंग करते हैं, छोटा सा बच्चा ड्राइंग करता है, जैसे आपको कोई भी एक छोटी सी ड्राइंग में करके दिखाता हूँ। जिस प्रकार से मैंने ऐसे कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो ज़्यादातर साधारण उनकी जो आकृतियाँ होती थी इस प्रकार से हुआ करती थी। इन आकृतियों से हमें पता चलता है कि उस समय का मानव ज़्यादातर चित्रों को इस प्रकार से बनाया करता था और इन चित्रों को वो अपनी गुफाओं की, जिन गुफाओं में निवास किया करते थे, उनकी दीवारों पर उकेरा करते थे। और इन चित्रों को दीवार पर उकेरे जाने के कारण, भित्ति मीन्स दीवार होता है, चित्र मीन्स आप चित्र समझते ही हैं, तो भित्ति चित्र यानी दीवारों पर उकेरे गए चित्र, जो प्रारंभिक मानव ने या प्राचीन समय में मानव अपने क्रियाकलापों को दर्शाने के लिए किया करते थे। ऐसा ही एक चित्र मैं आपको किताब के माध्यम से दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप देखिएगा, एक शैल चित्र है जिसमें एक व्यक्ति जो एक हिरण का या किसी पशु का शिकार करने के लिए पीछा कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पशु है आपका और वो व्यक्ति है जो शिकार को करने के लिए उसके पीछा कर रहा है, ठीक है। हम इसको अनुभव कर सकते हैं, वैसा नहीं है जैसे वर्तमान में आपको मानव या पशु कोई दिखाई देता है, लेकिन हम ये मानते हैं इसके 4 पैर हैं, ये दौड़ रहा है और ये आपका मनुष्य है जो इसका शिकार करने के लिए इसका पीछा कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुरा स्थल। पुरा स्थल क्या होते हैं समझने का प्रयत्न कीजिएगा। पुरा स्थल ऐसे स्थान को कहते हैं जो प्राचीन समय में मानव जिन क्षेत्रों में निवास करते थे या जिन क्षेत्रों में उनके रहने की कुछ अनुमान लगाया गया है या उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं हमें किसी एक विशेष क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से हम एक परिवार में निवास करते हैं तो हमारे खाने पीने की वस्तुएं, हमारे पात्र इत्यादि एक जैसे होते हैं, जैसे हमारे पास है वैसे ही मिलते जुलते हमारे पड़ोसी के पास होते हैं। तो एक इस समय में जो भी खाने पीने की चीज़ें लगभग सभी के पास उस प्रकार के पात्र हैं। तो उस समय भी इस प्रकार ही बताया गया, पुरा स्थल वही होते हैं जो प्राचीन समय के लोग निवास किया करते थे और उनसे संबंधित जगहों को बताया गया है। देखिए आप नोट कीजिएगा, नोट करने का प्रयत्न भी कीजिएगा। ऐसे स्थल या स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। इन स्थानों को पुरा स्थल कहा जाता है या कहते हैं। ये स्थल ऐसे स्थल होते हैं जो प्राचीन समय में थे, इनका उपयोग किया जाता था, वहाँ लोग निवास किया करते थे, रहते थे, एक सभ्यता थी उनकी, उनका खान पान भी था। लेकिन किन्हीं कारणों से वो सभ्यता नष्ट हो गई और नष्ट होने के कारण उनके जो भवन इत्यादि थे वो ज़मीन के अंदर दब गए। लेकिन वर्तमान में हमारे जो इतिहासकार होते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है उनको, वो अपनी खुदाई के बहुत बारीक महीन खुदाई करके इन स्थलों को खोज निकालते हैं और उनकी बारीकी से जांच करते हैं। तो ऐसे स्थलों को पुरा स्थल के नाम से जाना जाता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर कीजिएगा पुरा स्थल के बारे में। इसके पश्चात पुरा स्थल के बाद
नोट करने के पश्चात मैं आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को भी नोट कीजिएगा। होमवर्क के क्वेश्चनों को आप नोट कीजिएगा बोर्ड से, और उन्हें आप अपनी नोटबुक में ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसको करने से ही आपको आंसर याद होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सजग माने जाओगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, लास्ट जो टॉपिक समझाया था उसी को ले लेते हैं। भीमबेटका के बारे में बताइए आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के बारे में बताएं। इसका आंसर आपको नोटबुक में मिल जाएगा अन्य महत्वपूर्ण में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक मानव ने जलीय क्षेत्रों को ही प्रारंभिक मानव ने जलीय क्षेत्रों को ही रहने के लिए क्यों चुना? आपको ये दोनों क्वेश्चन समझाए गए थे। दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको समझाए टॉपिकों के अनुसार, और आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हो थोड़ा बहुत बढ़ाकर। दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए। भीमबेटका के बारे में बताइए, भीमबेटका का टॉपिक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक मानव ने जलीय क्षेत्रों को ही रहने के लिए क्यों चुना? इसके कुछ कारण थे, वो कारण मैंने आपको समझाए थे और आपकी बुक में भी हैं और आपने नोट भी किए थे। इन क्वेश्चनों के आंसर लिखिएगा आप अपनी आंसर कॉपी के अंदर, SW कॉपी में। एक टॉपिक थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ आपको, जो इसमें दिया गया है, थोड़ा सा है, देखिएगा। जैसे प्रारंभिक मानव के बारे में आप देखते हो, प्रारंभिक मानव ने आग जलाना भी सीखा हुआ। आप कहोगे सर ने बताया ही नहीं, सारी चीज़ बताती। वो रहते थे, खाना भी खाते थे, पकाते भी थे, शिकार भी करते थे, तो उन्होंने आग जलाना भी सीखा था। तो आग जलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वैसे कोई पर्टिकुलर उनके पास कोई सामग्री नहीं थी, लेकिन किसी क्षेत्र के उन्होंने दो पत्थर शिलाओं को या दो पत्थर के टुकड़ों को टकराते हुए देखा होगा, तो उससे चिंगारी निकली। चिंगारी निकलने से उन्होंने देखा कि ये कोई नई चीज़ है, और उसको देखकर उन्होंने किसी सूखी चीज़ पे रखा होगा और वहाँ चिंगारी निकली, उससे उन्होंने आग या चिंगारी उत्पन्न हुई और उन्होंने आग लगाना प्रारंभ कर लिया, आग जलाना सीख लिया, और अब वो भोजन को पकाकर भी खाने लग गए थे। आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासें हैं इनमें बिल्कुल रेगुलरली ध्यान दीजिए। आज आपका लेसन नंबर 2 में लेक्चर 2 पूरा हो गया है। नेक्स्ट आपका लेक्चर नंबर 3 चलेगा। आपका सभी का धन्यवाद।